हमारे बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, युवाओं को नई पहचान मिले और जो हमारे पूर्वज हैं उनका सम्मान हो। प्रोफेसर पासाराम जी इस वक्त मंच पे हमारे साथ। 1925 में इसी धरा पर आयोजित जाट सम्मेलन की यादगार के रूप में 100 वर्ष बाद आयोजित इस राष्ट्रीय जाट सम्मेलन में उपस्थित सभी जाट देवताओं और जाट देवियों को मैं राम राम करता हूं। राम राम साहब। मुझे जैसा मंच से निर्देश हुआ है, वर्तमान जाट समाज के स्वरूप की बात के बारे में बोलने का अवसर दिया गया है। 1925 के सम्मेलन से जब हमारे समाज के मुखिया वापस अपने अपने राज्यों में रिश्तानों में गए, दो चीजें उभर कर जाट समाज के सामने आई। एक तो शिक्षा और दूसरा जमीनों को जोतने और बोने का हक। और उन दो सोपानों ने हमारे जाट समाज को बहुत आगे बढ़ा दिया और हम शिक्षा में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। नौकरियों में हमारी 2-3 पीढ़ियां आ गई। व्यापार में हमने जहां भी गए लोहा बनवा दिया और खेती में हमने नए नए तरीकों का इजाद करके खेती को समृद्ध बनाने की कोशिश की। अभी अगर हम दृष्टिपात करें सामाजिक संरचना के ऊपर, तो यहाँ पर मुझे 3 प्रकार की पीढ़ियां एक साथ जीवन यापन करती दिखाई दे रही है। एक वो पीढ़ी जो 61 साल और 61 साल से ऊपर की उम्र पा चुकी है, उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, बहुत कुछ कर गुजरे हैं वो लोग। उन्होंने इतिहास के कई सारे पन्नों को अभिलेखित करवाया है। और दूसरी जो पीढ़ी है वो मध्यम वर्ग की पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी जो है वो आधुनिक पीढ़ी है, जो टेक्नोलॉजी एआई के जमाने का साथ देने वाली पीढ़ी है। तीसरी पीढ़ी के पास उम्मीद है, आशा है, उमंग है और मुक्त आसमान है आगे बढ़ने के लिए, मगर कहीं कहीं उनके पंखों को रोका जा रहा है। और जो हमारी अनुभवी पीढ़ी है उसके पास सलाह और अनुभव है, मगर कहीं कहीं उसकी उपेक्षा की जा रही है। हमें जरूरत है इन तीनों पीढ़ियों में समन्वय स्थापित करके आगे बढ़ने की। जब तक हम तीनों जनरेशंस को कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट करके आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारी विकास और प्रगति की गति वो नहीं हो सकती जो हमारा समाज हमसे अपेक्षा करता है, हमारा देश हमसे अपेक्षा करता है। अगर सोशल स्टेटा की बात करूं, मैं सामाजिक संरचना की बात करूं, 3 कैटेगरी यहां भी है। एक कैटेगरी में वो लोग हैं हमारे समाज के, या तो राजनीति के जरिए बहुत ही ऊंचे सोपान पर, ऊंचे पायदान पर पहुंच गए हैं, या अफसरी नौकरी के आधार पर बहुत ही ऊंचे जगहों पर पहुंच गए हैं। उनकी संख्या बहुत कम है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऑब्जर्वेशंस ये कहते हैं उन्हें अब समाज से ज्यादा लेना देना नहीं रहा है। वो सेल्फ सेंटर्ड हो चुके हैं, स्वहित की बात करते हैं, अदृश्य हाथ की बात करते हैं, अपने विकास की बात करते हैं। समाज का बहुत बड़ा तबका उनसे अभी भी अनछुआ की स्थिति में है। बीच का जो वर्ग है वो मध्यम वर्ग है, नौकरी पैसा करता है या मध्यम दर्जे का व्यापार करता है, वह एक बार अपने से ऊपर वालों से आकर्षित होता है और दूसरी बार अपने पीछे जो तीसरा वर्ग खड़ा है, किसान और मजदूर कामगार, उसकी तरफ देखता है। कभी घिसता है, कभी पिसता है और कोशिश कर रहा है कि मेरे समाज को मैं आगे लेकर के बढ़ूं। तीसरा वर्ग जिसका बहुमत है वो किसान और कामगार लोग हैं, मजदूर लोग हैं। वो केवल और केवल प्रजातंत्र का जिस दिन पोलिंग होता है उस दिन अपने मताधिकार का उपयोग करके अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भविष्य को तय कर लेते हैं। उसके बाद में 5 वर्ष तक उनके पास अपने काम और रोटी रोजी को कमाने के अलावा फुर्सत के क्षण भी नहीं है, सोच भी नहीं है। यहां मैं ये बात कहना बहुत जरूरी समझता हूं, उस तबके का जब तक उत्थान नहीं होगा तब तक हमारी जाट सोसाइटी का समावेशी विकास नहीं हो पाएगा। हमें देखना है, हमें पीछे मुड़ के भी देखना है। गमों की आंच में अश्क उबाल कर देखो, गमों की आंच में अश्क उबाल कर देखो,
बनेंगे रंग सुनहरे किसी पर डालकर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर होगी कम, मगर पहले इस तीसरे वर्ग के पैर का कांटा निकाल के देखो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम जीवन के पक्षों की बात करें, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चार पक्ष मनुष्य को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। आज राजनीतिक पक्ष सबसे ऊपर है, आर्थिक पक्ष दूसरे सोपान पर है, सामाजिक पक्ष दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। समाज के बारे में बहुत कम सोचा जा रहा है। ज्यादातर लोगों का सोच राजनीति और अर्थ की तरफ है। हालांकि ये बात सही है, शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में साफ लिखा है, जीवन के चार पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में तीनों पुरुषार्थ अर्थ के अधीन है, अर्थ किसी के अधीन नहीं है। किंतु मैं यहाँ ये सुझाव देना चाहता हूँ तमाम सामने जो समाज की गैलेक्सी और स्कॉलर बैठी है, हमें जब तक सामाजिक सुदृढ़ता नहीं होगी, हमारा सामाजिक बॉन्ड जब तक स्ट्रांग नहीं होगा, समाज हमारा जब तक संगठित और एक नहीं होगा, सोच और दृष्टिकोण के दृष्टिकोण से एक नहीं होगा, तब तक केवल राजनीति और केवल अर्थनीति से हम सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सामाजिक बॉन्ड हमारा कमजोर होता जा रहा है। इसमें एक उदाहरण मैं यहाँ देना चाहता हूँ। मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ, जाटों में अलग अलग गोत्र है। उन्हें कहना चाहता हूँ, बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, लेकिन ऊपर से गार्डन का सुंदर रूप तभी होगा जब उसमें विभिन्न प्रकार के फूलों का आकर्षण हो। बेनीवाल, गोतर, गोदारा, सारण, पूनिया, बालियान, मलिक, सोलंकी, चौहान अलग अलग सम्मेलन कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप अलग अलग सम्मेलन तो कीजिए, लेकिन सभी गोत्रों को साथ लेकर के जाट समाज का सम्मेलन कीजिए, ताकि हम जाट सब एक होंगे और एक महसूस करेंगे। या मैं एक सुझाव ये भी देना चाहता हूं, जाट जब भी मिले, चाहे वो आईएएस है, चाहे वो केंद्र में मंत्री है, चाहे राज्यों का मंत्री है, एमपी है, एमएलए है और काश्तकार है, राम राम के संबोधन से हमें बात चालू करनी चाहिए। क्यों? जाट के नाम में राम है, जाट के गांव में राम है और जाट के काम में भी राम। जब हम काम करते हैं खेतों में, तो खेतों में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत भी राम के नाम से चालू होते हैं। इसलिए राम राम के संबोधन के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए। बस एक दो बात और कह के मैं मेरी बात पूर्णता की ओर ले जाना चाहूंगा। वो यह है, अभी मृत्यु भोज, बाल विवाह, नशा और सामाजिक कुरीतियां, समाज का जो बड़ा तबका है, तीसरा वर्ग, उसको खा रही है, कुरेद रही है, कमजोर कर रही है। इसलिए सामाजिक प्रतियोगिता और रेस को खत्म करने के लिए हमें आज इस मंच से चिंतन करके तय करना चाहिए कि हमें सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो पैसा सामाजिक बुराइयों में लगाया जाता है, अगर उसको शिक्षा पर लगाया जाएगा, हमारा समाज बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा। किसी ने लिखा भी है, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दौड़ेगा और जो नहीं पिएगा वो बाद में पछताएगा, सिवाय परिस्थिति के और कुछ नहीं बचेगा उनके पास में। ये प्रदर्शन, प्रभाव और ये दिखावा जो है, हम एटीट्यूड और ईगो में बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता कि आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छा ड्रेसिंग सेंस नहीं रखें, मगर अंदर से आपकी जो सरलता है वह भी दिखनी चाहिए। बड़ा वो होगा जो नॉलेज में बहुत ही रिच होगा और प्रोफाइल में अपने आप को बहुत ही सिंपल और सरल महसूस करवाएगा, वही बड़ा होगा। इसलिए आजकल के मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया बहुत हावी है, सब जगह सोशल मीडिया का प्रभाव आ रहा है। जिस तरह से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर और एक्स पर फॉलो करते हैं अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, आप उसी तरह से समाज में भी समाज के नेतृत्व को फॉलो करना सीख लें। और जिस दिन आप समाज का फॉलो करना सीख लेंगे, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ जाएगी, मिलियंस और ट्रिलियंस हो जाएगी। लेकिन अभी हम इन चीजों को केवल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक ही संकुचित किए हुए हैं। इस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। हम कई जगह एक सेंटेंस सुनते हैं, जाट खुद जानता नहीं और दूसरे की मानता नहीं। इस वाक्य को हमें सोचने की आवश्यकता है। हम जितना जाने उतना ठीक है, मगर कोई हमें सिखाने की कोशिश करता है तो दिमाग की खिड़कियों और दरवाजों को बंद मत रखो, खुला रखो। सीखेंगे हमारे बच्चे और बच्चियां,
आगे बढ़ेंगे। अगली पीढ़ी को हमें उत्तराधिकार में ये सारा दायित्व दे करके जाना है। हजारों साल तक यहाँ कोई स्थायी रूप से रहने के लिए न आया है न कोई आएगा। ये मेरा सुझाव है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई छोटी मोटी खता या गलतियां समाज में हो रही है, उनको उनको चेक करने की कोशिश करो। क्यों? वो जबर भी देखे हैं तारीख के लम्हों ने, वो जबर भी देखे हैं तारीख के लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। छोटी सी गलती हमको बाद में बहुत ही महंगी पड़ सकती है। इसलिए हम उन त्रुटियों की तरफ सोचें, बच्चों को शिक्षा और संस्कार दें। और चाहे आप पद में कितने ही बड़े हैं, आर्थिक हैसियत से कितने ही बड़े हैं, राजनीतिक हैसियत से कितने ही बड़े हैं, लेकिन समाज की जाजम पर मंत्री से लेकर संतरी तक सारे बराबर हैं, एट पार हैं। ये भाव हम सबके मन में होना चाहिए। मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। अंत में दुष्यंत की 4 लाइनों के साथ मेरी बात को पूर्ण करना चाहता हूं। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी है, मगर शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग, मगर कहीं आग जलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए। अब तो हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तमाम आयोजकों और जाट सरदारों और जाट देवियों का आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे मंच पर बोलने का मौका दिया, मेरी बात को बहुत मुस्तैदी से सुना। आपके चेहरे की मुस्कान मेरी धरोहर है। मैं अपने आप को रिचार्ज महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जाट बलवान। बोलो तेजाजी महाराज की, करमाबाई की जय हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ बैठ करके विचार कर।